हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमिक्स पर। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। नेक्स्ट मंथ से बोर्ड है। ऐसे ही आज का टॉपिक मैं आपके लिए जो लेके आया हूँ वो है क्लास 10th की हिस्ट्री का नेशनलिज्म इंडिया। जैसा कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाकर, ये टॉपिक उनको बहुत ज़्यादा परेशान करता है क्योंकि इसके अंदर डेट्स बहुत ज़्यादा होती है। डेट्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि दिमाग को पजल कर देती है कि पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। लेकिन मैं आपको एक बहुत बेसिक तरीके से इसको यहाँ पे करवाऊंगा और आप देखिएगा कि किस तरीके से आप इसको कैच कर पाते हैं। और मेरी गारंटी है जो टॉपिक्स मैं लेके आया हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, ये वन शॉट होगा इस चैप्टर का। वन शॉट बोले तो कि इस चैप्टर के अंदर से आपने इतना देख लिया तो वन शॉट में आपका काम हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि इसमें होता क्या है, क्या नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10th की हिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बच्चों नेशनलिज्म की मीनिंग क्या होती है। नेशनलिज्म की मीनिंग क्या होती है, ये जो वर्ड है नेशनलिज्म, इसकी मीनिंग क्या होती है। देखो नेशनलिज्म का वर्ड है टॉक ऑफ नेशन। जब हम अपने देश की बात करते हैं अच्छे वे में, देशभक्ति टाइप से, तो उसको हम बोलते हैं नेशनलिज्म। क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं नेशनलिज्म, जब हम अपने देश की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले नेशनलिज्म का कंसेप्ट भाई कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन से। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। सबसे पहले लोगों ने नेशनलिज्म को जाना था, राष्ट्रवाद को जाना था, वो जाना था फ्रेंच रेवोल्यूशन से 1789 में। फ्रांस में हुई ये क्रांति। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन एक तरीके की ऐसी रेवोल्यूशन थी जिसने दुनिया को बताया था कि लोगों को अपने अधिकार के लिए खड़ा होना पड़ता है, लड़ाई करनी पड़ती है और उसको किस तरीके से डील करना होता है। वहां से वर्ड निकल कर आया था नेशनलिज्म। नेशनलिज्म हिंदी में राष्ट्रवाद और इसकी मीनिंग होती है टॉक ऑफ नेशन। जब हम अपने देश की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेशनलिज्म। ठीक है, ये हो गया नेशनलिज्म। मीन्स अ फीलिंग ऑफ यूनिटी अमंग a feeling of unity among people living in the same nation, sharing common goals, culture and history. In India nationalism grow due to, देखो इसका मतलब क्या होता है कि जब हम एक देश में रहते हैं यूनिटी में, यूनिटी बोले तो एकता में रहते हैं, सेम चीजें शेयर करते हैं, ठीक है, कॉमन गोल्स होते हैं, हमारे कल्चर अच्छा होता है, हिस्ट्री होती है एक बहुत बड़ी हमारे देश की, तो उसे हम बोलते हैं नेशनलिज्म, देश की बात करना। अब इंडिया में नेशनलिज्म किन कारणों से हुआ उसकी बात करते हैं। पहला, ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर 200 साल तक लगभग राज किया था। 200 साल तक पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, फिर 1858 से ब्रिटिश क्राउन ने हमारे ऊपर राज किया था। ठीक है ना, इन्होंने हमारे ऊपर राज किया था और तब से इन्होंने हमारे देश की इकोनॉमी को कितना लूटा था, हमारे देश को कितना लूटा था। ये एक कारण है देश के अंदर नेशनलिज्म आने का। दूसरा है ऑप्रेसिव लॉज एंड पॉलिसीज। किस तरीके से ब्रिटिश लॉज काम करते थे, किस तरीके से अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार करते थे, उसकी बात हम करेंगे इसके अंदर। स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, ये हमें पता होना चाहिए। 1829 में 1829 में विलियम बेंटिक ने इंडिया के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जारी करी थी, जिसके अंदर यूपीएससी जैसे एग्जाम को इंट्रोड्यूस किया गया था। ग्रोथ ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर, राइज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी इसकी बात करेंगे। एंड द नेशनल लीडर्स पीपल्स पार्टिसिपेशन इन दी मूवमेंट्स, और किस तरीके से बड़े बड़े नेताओं ने, लीडर्स ने इसमें रोल प्ले किया था अपना और हमारे देश को आज़ाद कराने में अपना क्या योगदान दिया था। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है। ये कहानी स्टार्ट होती है वैसे हमारी 1857 के रिवॉल्ट से। 1857 के रिवॉल्ट से, ये वो रिवॉल्ट था जिसे इंडिया की आज़ादी के लिए पहली बार लड़ा गया था 1857 में। किसी कारण से वो फेल हो गया था, वो पॉसिबल नहीं हो पाया था, वरना हम 1857 में क्या होते, आज़ाद हो जाते। ठीक है, वहां से कहानी चली आ रही थी और ये कहानी इतनी बड़ी हो गई थी कि देश के अंदर नेशनलिज्म की भावना अब जाग चुकी थी और बड़े बड़े नेताओं ने किस तरीके से इसमें रोल प्ले किया था उसकी बात हम करेंगे। फिर ये कहानी स्टार्ट हुई 1885 में। जैसा कि मैंने यहाँ पढ़ा था ना नेशनल कांग्रेस, तो नेशनल कांग्रेस को 1885 में बनाया था, एक अंग्रेज ने बनाया था, ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम ने बनाया था कांग्रेस पार्टी को। खैर ये पार्टी नहीं बनाई थी उसने, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसको बाद में से क्या कर लिया गया था, एक पार्टी का रूप ले लिया था और आज वो पार्टी हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कहानी स्टार्ट हुई 1905 की। 1905 में किस तरीके से बंगाल का पार्टीशन किया गया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था।
पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, ये याद रखना बच्चों, बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था? 1905 में। और किया किसने था? ये किया था लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल का पार्टीशन किया था, ये बोलकर कि बंगाल बहुत बड़ा है, रेवेन्यू कलेक्ट करने में समस्या हो रही है, ठीक है ना, इसलिए इन्होंने पार्टीशन किया था। और एक 1906 में फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग बनी थी। मुसलमानों के लिए मांग करने वाली, मुसलमानों की बात करने वाली एक लीग थी, मुस्लिम लीग। इसको बनाया किसने था? ये भी याद रखना बच्चों, इसको बनाया था सलीमुल्लाह एंड आगा खान। सलीमुल्लाह एंड आगा खान ने मुस्लिम लीग को बनाया था 1906 में। ठीक है, बंगाल के पार्टीशन के साथ ही हमारे देश के अंदर एक मूवमेंट हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। और ये स्वदेशी मूवमेंट क्या था? इसके अंदर निकल के आया था लाल, बाल और पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तीन लोग थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तीनों भारत के अलग अलग कोने से बिलोंग करते थे, लेकिन तीनों की जो आइडियोलॉजी थी, सोच थी, वो क्या थी? सेम थी कि अंग्रेजों को देश से क्या करना है? भगाना है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 18 तक। यहाँ पे भी कहानी पढ़ेंगे। 17 में चंपारण मूवमेंट हुआ था। चंपारण मूवमेंट क्या था, इसकी बात करेंगे। खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसकर, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, इसको असहयोग आंदोलन बोलते हैं। चौरा चौरी हत्याकांड, ठीक है ना, और लाहौर सेशन कांग्रेस का पूर्ण स्वराज की मांग, दांडी मार्च, ठीक है, दांडी मार्च के साथ साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इन सब की हम बात करेंगे और जोड़ते हुए चलेंगे हर एक चीज को। यहां से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आगे स्टार्ट करते हैं। देखो अगला है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं। हमें ये बात पता होनी चाहिए कि आज तक दुनिया में 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं। 2 वर्ल्ड वॉर हुए। एक 1914 से लेके 18 तक हुआ था, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। और एक हुआ था 1939 से लेके 1945 तक, ये था वर्ल्ड वॉर सेकंड। वर्ल्ड वॉर सेकंड था ये, ठीक है। ये थी। हम वर्ल्ड वॉर 1 की बात करते हैं। देखो वर्ल्ड वॉर 1, अब मैंने क्या बताया, मैं हर चीज़ को जोड़ता हुआ चलूंगा, और यही हमारा इस बुक का ये चैप्टर कहता है कि हमें इसे जोड़ना कैसे है। मैं अलग नहीं करूंगा, लाइन से बताऊंगा कि कौन सा इंसिडेंट कब हुआ, उस इंसिडेंट में क्या हुआ था, और हमारा देश किस तरीके से आज़ादी की तरफ बढ़ता चला गया था। ठीक है, सबसे पहले द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था हमारा, ये मैंने आपको बताया 14 से 18 तक हुआ था। इसके अंदर सिचुएशन क्या थी? इंडिया के सिचुएशन इन इंडिया के इफेक्ट्स क्या थे? इन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर टैक्स बढ़ाए, प्राइसेस बढ़ गए चीज़ों के, ठीक है ना, हर एक ज़रूरत की चीज़ क्या हो गई? हमारे लिए महंगी हो गई। और साथ साथ इसके बाद क्या हुआ ना, फूड की शॉर्टेज आई, और एक बीमारी फैली, इन्फ्लुएंजा, ब्यूबोनिक प्लेग बोलते थे जिसको, प्लेग की बीमारी। ऐसा हुआ था जब वर्ल्ड वॉर सैनिक लड़ रहे थे ना 1914 से 18 तक, तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में रहना पड़ता था। कीचड़ों में उनके आधे आधे पैर होते थे, जिस वजह से उनको बहुत बहुत समय तक गंदगी में रहना पड़ता था। और 1918 में जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो वो सभी अपने अपने घर गए, और जब अपने घर गए तो वो एक बीमारी लेके गए अपने साथ, एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा की, इन्फ्लुएंजा बोल लो या प्लेग की बीमारी बोल लो, जिसकी वजह से दुनिया भर के अंदर एक बहुत बड़ी एपिडेमिक महामारी देखने को मिली, जो थी प्लेग, जिसकी वजह से लाखों लोगों की उस समय डेथ हो गई थी। ठीक है, ये वर्ल्ड वॉर हुआ था। ठीक है, और हमें ये भी बताना चाहिए कि 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी इंडिया वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में वो अपनी लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। इस डे को हम क्या बोलते हैं? माइग्रेशन डे। याद रखना, 9 जनवरी को हम सभी क्या बनाते हैं? प्रवासी दिवस, माइग्रेशन डे बोलते हैं इसको। माइग्रेशन डे 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अब महात्मा गांधी जब आए थे वहां से साउथ अफ्रीका से, तो इंडिया में उनको कोई भी नहीं जानता था। क्यों? बस उनकी इतनी पहचान थी कि हाँ एक बंदा है जो साउथ अफ्रीका से आया है, जिसने साउथ अफ्रीका के अंदर पहली बार सत्याग्रह किया था। सत्याग्रह, अब सत्याग्रह की मीनिंग क्या होती है? अ पैथ ऑफ ट्रुथ, सच का रास्ता। गांधी एंड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। मीनिंग ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह ट्रूथ फोर्स, प्रोटेस्ट बेस्ड ऑन ट्रूथ, सच के ऊपर लड़ाई लड़ना, और नॉन वायलेंस, हम किसी तरह की लड़ाई नहीं लड़ेंगे जो लोगों को नुकसान पहुंचाए, जिसमें खून खराबा हो, नॉन वायलेंस। गोल क्या था इसका? चेंज द ऑपरेशंस माइंड, नॉट डिस्ट्रॉय देम, गांधी जी अर्लीस्ट मूवमेंट। चंपारण सत्याग्रह पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, महात्मा गांधी जब इंडिया आए थे ना, तो उनकी पहली अपीयरेंस
1916 में हुई थी। कहाँ पे? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन था, वहां पे इसको महात्मा गांधी को पहली बार देखा गया था, ठीक है ना। और महात्मा गांधी को यहाँ इनविटेशन देके बुलाया गया था, किस वजह से? कि भाई महात्मा गांधी ने पहली बार क्या किया है ना, वो सत्याग्रह किया था साउथ अफ्रीका में, किसके? अपार्थाइड के अगेंस्ट। अपार्थाइड क्या होता है? रंग भेद के अगेंस्ट। जब उनको साउथ अफ्रीका में ट्रेन से निकाल दिया था, उनको रंग भेद के कारण, ठीक है। और हमें ये भी पता होना चाहिए, जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी जो थे, उनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे? पॉलिटिकल टीचर, इनके पॉलिटिकल टीचर कौन थे? तो बेटा याद रखना, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। गोपाल कृष्ण गोखले, ये इनके पॉलिटिकल लीडर है। इन्होंने महात्मा गांधी को एडवाइस दी थी कि आप जब इंडिया से गए थे तब इंडिया कुछ और था, अब इंडिया कुछ और है, तो आप 1 साल इंडिया की यात्रा कीजिए और देखिए कि इंडिया में क्या क्या चीज़ें बदली है। अब हम वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। महात्मा गांधी को 1916 के अंदर BHU का इनॉग्रेशन में बुलाया गया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसके अंदर सभी इंडियंस का पैसा लगा हुआ था। और जैसे मैंने बताया, महात्मा गांधी को लोग इतने जानते नहीं थे। अब महात्मा गांधी का स्पीच देने का मौका आया। जब उन्होंने स्पीच देना स्टार्ट किया तो उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर 3 लोगों को टारगेट किया। उन्होंने बोला कि हमारे देश के किसान, मजदूर और गरीब लोग, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम इनके लिए काम नहीं करेंगे, हम देश को स्वराज बोले तो आज़ादी नहीं दिला पाएंगे। हमें इनके लिए क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, ताकि हम इनकी तर्ज पर अपने देश को आज़ाद करवा सके। क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को जिन मजदूरों ने बनाया है, मुझे वो मजदूर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे। सारे अमीर लोग और अंग्रेज मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। और अमीर लोगों को भी अपनी क्या है, अपनी संपत्ति छोड़कर, अपने ऐशो आराम छोड़कर देश की आज़ादी में योगदान देना पड़ेगा, तब हम क्या हो पाएंगे? आज़ाद हो पाएंगे। इतना इतना मोटिवेशन वाला उनका स्पीच थी ना, कि वहाँ के लोग इंस्पायर हुए ये सोच के कि यार पहला बंदा है जो मजदूरों और किसानों की बात कर रहा है, देश के अंदर क्या कर रहा है ना, एक ऐसे वर्ग की बात कर रहा है जिसकी कभी कोई बात नहीं करता। क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे? किसानों का शोषण करते थे, टैक्स वसूलना, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाना, मजदूरों की कोई वैल्यू थी नहीं। वहीं पर एक बंदा था राजकुमार शुक्ला नाम का, जो महात्मा गांधी की स्पीच सुन रहा था। वो था बिहार से, बिहार के चंपारण से। बिहार के कहाँ से? बिहार के चंपारण से था वो, ठीक है भाई, बिहार के चंपारण से था वो राजकुमार शुक्ला। और चंपारण की समस्या क्या थी? चंपारण में जबरदस्ती अंग्रेज किसानों से इंडिगो की खेती करवाया करते थे। इंडिगो बोले तो नील की खेती करवाया करते थे, क्योंकि इससे अंग्रेजों को प्रॉफिट होता था और किसानों को नुकसान, क्योंकि उनकी ज़मीनें क्या हो जाती थी, उसकी वजह से खराब हो जाती थी। अब उसने महात्मा गांधी को अप्रिशिएट किया, यार आओ हमारे यहाँ पे आके ना इस मूवमेंट में हिस्सा लो, क्योंकि आप किसानों की बात कर रहे हो, तो एक बहुत अच्छा मौका है किसानों के लिए खड़ा होने का। महात्मा गांधी से मिलने का समय उसने निकाला, महात्मा गांधी को मनाया और अपने साथ चंपारण ले गया। चंपारण में महात्मा गांधी ने देखा वहाँ गंदगी भी बहुत ज़्यादा है, गंदगी भी बहुत ज़्यादा है। और पहली बार महात्मा गांधी ने वहीं पर सफाई अभियान भी क्या किया था? स्टार्ट किया था। और चंपारण मूवमेंट महात्मा गांधी ने 1917 में किया था। इंडिया में MCQ पूछता है कि महात्मा गांधी का पहला मूवमेंट इंडिया में कौन सा था? तो वो था चंपारण मूवमेंट। कौन सा था वो? चंपारण मूवमेंट। चंपारण मूवमेंट क्या था? कि जो किसान इंडिगो की खेती करते हैं उनको उनका अधिकार दिलवाना और इंडिगो की खेती को बंद करवाना। लाइक देखो, peasants forced to grow indigo नील by British planters. गांधी जी fought for farmers, result farmers got relief. रिजल्ट क्या रहा? ये सक्सेस रहा। और महात्मा गांधी ने क्या किया? नील की खेती को बंद करवा दिया। अब लोगों को लगा यार चंपारण मूवमेंट हुआ है, महात्मा गांधी ने BHU के अंदर बोला था हम किसानों की बात करेंगे, महात्मा गांधी ने किसानों के लिए काम करके दिखाया और लोगों को लगने लगा हाँ कोई तो है जो एक गरीब वर्ग की बात करता है और हमारे लिए आगे बढ़ रहा है। चंपारण मूवमेंट क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं। अब अगला क्या था? उन्होंने मजदूरों के ऊपर भी फोकस किया था, तो उनका दूसरा मूवमेंट रहा खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में गुजरात में हुआ था। क्रॉप फेलियर, फार्मर्स अनेबल टू पे टैक्स, गांधी जी डिमांड टैक्सेस रिलैक्सेशन, ठीक है ना। क्रॉप फेल हो गई थी वहां पे खेड़ा सत्याग्रह में, ठीक है ना। और मिल की मजदूर भी जो थे वो भी स्ट्राइक पर थे, अहमदाबाद मिल के। इनके लिए क्या था ना, मजदूर वगैरह के लिए वर्कर्स की डिमांड थी हायर वेजेस की, कि सैलरी ज़्यादा मिले हमारे को, काम करने के घंटे हमारे लिए क्या कम हो। और महात्मा गांधी ने इनके लिए भी काम किया और इनके वेजेस को इंक्रीज करवाया। तो BHU में किया हुआ वादा महात्मा गांधी ने कैसे निभाया? एक तो चंपारण में आंदोलन करके और दूसरा खेड़ा सत्याग्रह करके। अब महात्मा गांधी को लोग जानने लगे थे, अब लोगों को समझ आने लगा था कि हाँ भाई कोई तो है जो इनकी बात करता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। देखो मैं सीक्वेंस वाइज चल रहा हूँ, किसी भी डेट को मैं मिक्स नहीं कर रहा, मैं लाइन से लेता चल रहा हूँ।
मुझे मिक्स करने की ज़रूरत भी नहीं लग रही, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है करने के लिए। ठीक है भाई, देखो अभी मैं वर्ल्ड वॉर पढ़ा के आया आपको, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ध्यान से आपने सुना होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें ना अंग्रेजों ने एक वादा किया था, एक वादा किया था कि इंडियन लीडर्स थे कि आप ना अपने सोल्जर्स को हमारे साथ मिला दीजिए, और जैसे ही हम वर्ल्ड वॉर जीतेंगे तो हमको आपको ना आज़ादी दे देंगे। तो इंडियन लीडर्स ने ऐसा ही किया था, अपने सोल्जर्स को मिलाया था, और वर्ल्ड वॉर वन क्या था, ब्रिटिश के साइड जो थे वो जीत भी गए थे। जो वो थी ना हमारी पावर्स जो थी अलाइड एक्सिस, उसमें से जो थी मेन पावर वो जीत गई थी, जिसके अंदर ब्रिटिश क्या था, हिस्सा था, वो जीत गए थे। तो अंग्रेज़ों को लगा कि अब ना ये यार आज़ादी की मांग करेंगे, और अंग्रेज़ तो दोगले थे, उनका काम क्या था, आज़ादी तो हम देंगे नहीं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया ना, कोई भी बंदा प्रोटेस्ट ना करे, इसकी वजह से देश के ऊपर एक काला कानून, ब्लैक लॉ थोप दिया, जिस ब्लैक लॉ का नाम था द रॉलेट एक्ट 1919। तो लाए गए थे इसको, ये मैंने बताया, ताकि कोई सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट ना करे। ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द रॉलेट एक्ट 1919 टू कंट्रोल नेशनलिस्ट एक्टिविटीज। इसके फीचर क्या थे, अलाउड डिटेंशन विदाउट ट्रायल। अगर कोई भी, ये देखो यहाँ पे दे रखा है, बताऊंगा इसको, कि अगर कोई भी विरोध करता पाया जाता है, सरकार के लिए प्रोटेस्ट करता हो, उसको अरेस्ट कर लो और कोई ट्रायल नहीं होगा उसका, हम नहीं बताएंगे हमने उसको क्यों अरेस्ट किया है। अलाउड अरेस्ट विदाउट वारंट बताया। रिस्ट्रिक्टेड प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ इंडियन सपोज्ड इट स्ट्रांगली। प्रेस के ऊपर बैन लगा दिया, क्या किया, प्रेस को रोक दिया कि भाई प्रेस जो है वो कुछ भी ऐसा नहीं छापेगी जो देश के लिए हो या अंग्रेजों के खिलाफ हो। एक तरीके से इसको ब्लैक लॉ बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ब्लैक लॉ, काला कानून बोलते हैं इसको। ठीक है बच्चों, काला कानून बोलते हैं। इसके रिजल्ट क्या रहे ना, इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा खराब रहे, क्योंकि रॉलेट एक्ट का सबसे ज़्यादा असर पंजाब में देखने को मिला था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन के अंदर पंजाब से सबसे ज़्यादा सोल्जर्स गए थे। अब पंजाब में ना 13 अप्रैल को बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, जिसको हम वैसाखी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैसाखी। अब वहाँ पे एक गार्डन था जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग के अंदर सभी लोग वैसाखी मना रहे थे, और वैसाखी मनाते मनाते रॉलेट एक्ट का भी प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इस रॉलेट एक्ट को वापस लेना पड़ेगा। उस समय जो जनरल था उसका नाम था जनरल डायर। उसने क्या किया, जलियांवाला बाग के सभी गेटों को बंद करवा दिया, और जितने भी लोग थे उन पर गोलियां चलवा दी, और गोली चलवा के उनको वहां पर मार दिया। और साथ साथ जिन लोगों को लगा कि हम अपनी जान बचा सकते हैं, उन्होंने वहां पे कुएं में कूद गए, और उनको देख के और लोग भी कुएं में कूद गए, और कुएं में कूदने से भी कई सारे लोगों की कचरी की जान चली गई। इसको बोला गया जलियांवाला बाग मैसकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद क्या था, पूरा देश नेशनलिस्ट हो चुका था, मीन्स देशभक्त की बहुत बड़ी एक लहर आती है ना, वो आ चुकी थी, और अब लगने लगा था कि अंग्रेजों का समय इस देश में पूरा हो गया है। ठीक है, क्या था ये जलियांवाला बाग मैसकर, बताया मैंने आपको 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्या हुआ था इसमें, पीपल गैदर्ड एट जलियांवाला बाग अमृतसर। जनरल डायर, ये बताया मैंने, जनरल डायर नाम था इसका। ऑर्डर्ड फायरिंग, हंड्रेड्स वर किल्ड इफेक्ट्स, क्या 100 से ज्यादा लोग मर गए, बल्कि ज्यादा मारे थे। शॉक्ड एंड एंगर अक्रॉस द इंडिया, ट्रस्ट इन ब्रिटिश अड्यूल, डिक्रीज नेशनलिज्म इंटेंसिफाइड। और इसकी वजह से क्या हुआ, दुनिया देश भर के अंदर नेशनलिज्म की भावना फिर से जाग चुकी थी। ठीक है, और उसी समय क्या चल रहा था, खिलाफत मूवमेंट चल रहा था टर्की के अंदर। महात्मा गांधी ने इस टर्की के आंदोलन को नॉन कॉर्पोरेशन से जोड़ दिया था, ताकि हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाया जा सके। नॉन कॉर्पोरेशन क्या था उसकी बात करूंगा, उससे पहले यहाँ पे ध्यान दो। 1920 में 1920 में दिसंबर में कांग्रेस का नागपुर सेशन हुआ था। नागपुर सेशन हर साल होता था, एनुअल सेशन। उसके अंदर डिमांड की थी इन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ठीक है भाई, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, उसकी बात मैं आगे करूंगा, और महात्मा गांधी ने इसको लीड किया था। ठीक है, और ये भी याद रखना कि ये जो खिलाफत मूवमेंट था टर्की में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे दो लीडर थे, अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने इसको सपोर्ट किया था। महात्मा गांधी ने इसको सपोर्ट क्यों किया था, ताकि हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाया जा सके इंडिया के अंदर, क्योंकि इतने बड़े हत्याकांड के बाद हिंदू मुस्लिम यूनिटी जरूरी थी, क्योंकि अंग्रेजों का काम क्या था, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो शासन करो। ठीक है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्या था भाई, इसको महात्मा गांधी ने लीड किया था। असहयोग मतलब हम सरकार का किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे, हम सरकार से हर तरीके का सपोर्ट क्या कर लेंगे, छीन लेंगे। लोगों ने अपने सरकारी काम पे जाना बंद कर दिया, लॉ कानून के अंदर क्या था, लॉयर्स ने अपने काम को करना बंद कर दिया, बच्चों ने सरकारी स्कूलों में जाना बंद कर दिया। मींस एक तरीके से इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ कि जिसके अंदर इंडियंस ने अंग्रेजों से पूरा का पूरा सपोर्ट छीन लिया, कॉपरेट करना बंद कर दिया, इसलिए इसका नाम पड़ा नॉन कॉर्पोरेशन। और ये नॉन वायलेंट था, महात्मा गांधी ने इसको किया था। ऐसा बताते हैं इसमें 4 लाख डेज
का नुकसान हुआ था। इतनी दिन का इकोनॉमिक नुकसान हमारे देश को हुआ था और अंग्रेज को सबसे बड़ा नुकसान हुआ था। ठीक है, क्योंकि आज़ादी के लिए था। इसको महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था 1920 में, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग के खिलाफ। ठीक है ना। और इसका एम क्या था? टू अपोज ब्रिटिश रूल बाय नॉन कॉर्पोरेशन। अब ब्रिटिश रूल को अपोज करेंगे, हत्या नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं, बस उनको कॉपरेट करना बंद कर देंगे, उनसे अपने सारा सपोर्ट क्या कर लेंगे, हम छीन लेंगे। जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों ने ज़्यादा बंद कर दिया, कॉलेजेस में बंद कर दिया, कोर्ट बंद हो गए, फॉरेन कपड़ों का क्या था उसका भी अपोज करा, लोगों ने अपने टाइटल्स रिटर्न कर दिए। होता है टाइटल्स होते हैं, जैसे अंग्रेज जो अवार्ड वगैरह दिया करते थे, वो अवार्ड, जैसे एक अवार्ड था नाइटहुड। नाइटहुड हमारा नेशनल एंथम किसने लिखा है? किसने लिखा है भाई? रविंद्रनाथ टैगोर। उनको मिला हुआ था नाइटहुड। उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि क्या कर दी थी? वापस कर दी थी। ठीक है, इसको प्रमोट किया, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। मीन्स हम इंडियन कपड़ों का इस्तेमाल करेंगे, खादी हैंडमेड कपड़े। और महात्मा गांधी ने भी क्या किया था? यही सब किया था। नेशनल स्कूल्स, पंचायत ओपन की जाएगी, स्टूडेंट ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए, एक तरीके से टीचर्स ने रिजाइन कर दिया, लॉयर्स ने सपोर्ट करना क्या कर दिया? बंद कर दिया। फॉरेन क्लोथ्स इंपोर्ट्स पूरी तरीके से खत्म हो गए। जिस तरीके की डिमांड थी, उनकी डिमांड अचानक से क्या हो गई? नीचे गिर गई। ठीक है, महात्मा ये फेल क्यों हो गया था भाई? देखो ये बहुत लंबा चला और 1922 में एक इंसिडेंट हुआ था जिसको बोला गया था चौरी चौरा इंसिडेंट। एक रैली निकल रही थी जो नॉन कॉर्पोरेशन के सपोर्ट में थी, और चौरी चौरा के अंदर घुसते ही पुलिस वालों ने उसको रोकना चाहा, और जो रैली थी वो गुस्सा आ गई और उन्होंने पुलिस वालों पर अटैक कर दिया और पुलिस वालों को उन्हीं के थाने में बंद करके आग लगा दी। जिस वजह से क्या हुआ ना, ये इंसिडेंट बहुत खतरनाक हो गया। और महात्मा गांधी क्या थे? नॉन वायलेंट। उन्होंने बोला कि हम नॉन वायलेंट हो गया ये, इसलिए उन्होंने क्या कर लिया? नॉन कॉर्पोरेशन को कॉल ऑफ कर दिया। क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया। ये क्वेश्चन पूछता है कि नॉन कॉर्पोरेशन का विड्रॉ क्यों किया गया था? चौरा चौरी हत्याकांड की वजह से, क्योंकि पुलिस स्टेशन के अंदर फायर करने के बाद उनको जला दिया गया था। क्लियर है भाइयों? देखो ये रखा है ना, गवर्नमेंट स्कूल, लॉ कोर्ट्स, फॉरेन क्लोथ्स, ब्रिटिश टाइटल सब वापस कर दिए गए थे। ठीक है भाई, ये सब हुआ था। आगे देखते हैं। ठीक है, इसके बाद भाई एक जज था, महात्मा गांधी की जेल भी हुई थी ना, ब्रूमफील्ड। उसने बोला था कि अगर महात्मा गांधी की सज़ा माफ़ करनी पड़े तो मैं माफ़ भी कर दूंगा। इसकी वजह से अब देखो 1922 से लेके 1930 तक महात्मा गांधी किसी भी मूवमेंट में नहीं रहे। वो एक सोशल वर्कर की तरह काम करते रहे। कोई मूवमेंट उस बीच में उन्होंने नहीं किया, क्योंकि इस बीच बड़ी बड़ी घटनाएं भी हुई थी। सबसे बड़ी घटना थी भाई 1927 में साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, ये साइमन कमीशन क्या था बच्चों? देखो इसको ब्रिटेन में बनाया था 1927 में, और 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आया था और इंडियंस ने इसको बॉयकॉट किया था। उन्होंने बोला था कि हम इसको अपनाते नहीं हैं, इसका बॉयकॉट किया था। ठीक है ना, साइमन कमीशन का बॉयकॉट किया था। क्यों? क्योंकि साइमन कमीशन ब्रिटेन से आए हुए 7 MPs का एक ग्रुप था जो इंडिया आया था एक रिपोर्ट तैयार करने की ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में किस तरीके से काम कर रही है, क्या इंडियंस इसके काम से खुश है या नहीं। और इंडियंस ने इसका बॉयकॉट क्यों किया? क्योंकि उन 7 के 7 मेंबर्स में एक भी इंडियन नहीं था, 7 अंग्रेज थे। अब वो कोई भी रिपोर्ट प्रिपेयर करते वो पूरी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के फेवर में होती। इस वजह से इंडियंस ने इसका बॉयकॉट किया था। और मैंने आपको पीछे लाल बाल पाल बताया था, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। और इस इंसिडेंट में साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी, इनके सर पे चोट लग गई थी, इस वजह से इनकी डेथ इसमें हो गई थी। ये भी आपको याद रखना है। इतना कुछ हुआ, महात्मा गांधी क्यों नहीं आए? महात्मा गांधी अभी आएंगे। और एक 1928 में गुजरात के अंदर भी हुआ था बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह, इसके अंदर शराब से बहुत ज़्यादा परेशान थी वुमेंस की, उनके हस्बैंड शराब पी के आते हैं, वायलेंस करते हैं। तो इस मूवमेंट में महात्मा गांधी को बुलाया गया था, लेकिन महात्मा गांधी नहीं गए थे, वहाँ पे वल्लभ भाई पटेल गए थे। और वल्लभ भाई पटेल वहाँ से क्या कहलाए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है बच्चों, अब क्या था, इतना कुछ हो गया। ठीक है ना। अब एक इंसिडेंट हुआ भाई 1929 में कांग्रेस का लाहौर सेशन। 1929 में कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था। ठीक है भाई, ये जो लाहौर सेशन था ना, इसके जो वो थे प्रेसिडेंट, वो थे पंडित नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे कांग्रेस के लाहौर सेशन के प्रेसिडेंट। ठीक है भाई, इसमें क्या था? इसमें डिमांड करी गई पूर्ण स्वराज की। इसकी मांग की गई पूर्ण स्वराज की, कि हमें कंप्लीट फ्रीडम
चाहिए। और इसके अंदर जब पूर्ण स्वराज की मांग की गई, इकोनॉमिक डिप्रेशन भी आया था उस समय, ग्रेट, इसको बोलते हैं ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 में आया था। ठीक है भाई, कांग्रेस ने क्या डिमांड की थी? कंप्लीट इंडिपेंडेंस या फिर फ्रीडम बोल लो। ठीक है, इस वजह से देखो अभी ना 26 जनवरी आने वाली है, रिपब्लिक डे आने वाला है, रिपब्लिक डे आने वाला है। ठीक है, 2-4 दिन में रिपब्लिक डे आ जाएगा। रिपब्लिक डे मनाया जाता है, आपको पता है इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? बनकर तैयार हुआ था। लेकिन इसको 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? 26 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जब पहली बार वो आ गया पूर्ण स्वराज की मांग की थी ना, पूर्ण स्वराज की, तो उस वजह से कांग्रेस पार्टी ने और देश ने इंडिपेंडेंस डे बनाया था 26 जनवरी 1930 को, अनऑफिशियल। हम आज़ाद नहीं होते फिर भी बनाया था क्योंकि हमने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इस दिन को याद रखने की वजह से 26 जनवरी को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था। ठीक है भाई, अब ये सब हुआ। अब इसमें कई सारे मूवमेंट स्टार्ट हो रहे थे भाई। यहाँ से सिविल डिसोबीडियंस की कहानी गढ़ दी गई थी, सिविल डिसोबीडियंस की कहानी गढ़ दी गई थी। सिविल डिसोबीडियंस का सीन कहाँ से स्टार्ट हुआ? नमक से। भाई देखो, नमक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर वो महंगा हो जाए तब भी लोग उतना ही खाएंगे, अगर वो फ्री में बटे तब भी लोग उसको उतना ही खाएंगे। कभी ऐसा नहीं है कि फ्री में बटने से लोग प्लेट में रख के नमक खाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब अंग्रेज़ों ने नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया और ये बोल दिया कि कोई भी इंडियन अपने यहाँ समुद्र से नमक नहीं बनाएगा। तो महात्मा गांधी ने बोला ऐसे कैसे? अब महात्मा गांधी ने फिर एंट्री मारी, धमाकेदार एंट्री। और वो धमाकेदार एंट्री क्या थी? दांडी मार्च से। किससे थी? दांडी मार्च से। दांडी मार्च से महात्मा गांधी ने क्या किया? 240 किलोमीटर की वॉक करी। अंग्रेजों ने मजाक उड़ाया, अबे ये बुड्ढा क्या चलेगा, ये बुड्ढा चलेगा 4 दिन चलेगा, 5 दिन चलेगा, फिर ढेर हो जाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, महात्मा गांधी ने चलना स्टार्ट किया और ये यात्रा स्टार्ट करी महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को और 6 अप्रैल 1930 को ये ख़त्म करी साबरमती से दांडी तक। साबरमती से दांडी तक 240 किलोमीटर। जैसे जैसे वो चलते गए लोग उनके साथ चलते गए और महात्मा गांधी ने दांडी पहुंचकर समुद्र से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। और नमक कानून टूटते ही महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्या स्टार्ट किया? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बताया मैंने 12 मार्च से 6 अप्रैल तक क्या था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ भाई। अभी मैंने नॉन कॉर्पोरेशन पढ़ाया आपको, सेम सिविल डिसोबीडियंस नॉन कॉर्पोरेशन जैसा ही था। उसमें क्या था? उसमें सिंपल वही बॉयकॉट करेंगे, चीज़ों को बनाएंगे नहीं। और साथ साथ महिलाओं ने, वुमेन्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। उन्होंने शराब की पिकेटिंग करी थी, शराब की दुकानों को बंद करवाया था। ठीक है भाई, इसमें क्या था? पीपल वर आस्क्ड टू ब्रेक लॉज पीसफुली, रिफ्यूज टू पे टैक्सेस, बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, बॉयकॉट ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन। सेम वही किया, बॉयकॉट किया सब चीज़ों को कि अंग्रेजों का साथ हम प्रेजेंट देंगे। और ये कहानी चलती रही और ये कहानी चलते चलते क्या हुआ भाई? देखो इसमें एक चीज़ आती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्या आती है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी? 3 हुई थी, लंदन में हुई थी तीनों। एक मीटिंग होती थी, पहली लंदन में, दूसरी लंदन में, तीसरी लंदन में। और एक क्वेश्चन पूछता है तीनों में हिस्सा किसने लिया था? B.R. अम्बेडकर। ये MCQ पूछता है बच्चों, ध्यान रखना। B.R. अम्बेडकर ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था और सेकंड वाले में महात्मा गांधी लिया था। और इसी की तर्ज पर 1931 में गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था जिसके अंदर महात्मा गांधी लंदन गए थे और इरविन हमारा वायसराय था। ये डिमांड की थी इरविन ने कि आप जो है ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लो। महात्मा गांधी ने बोला था कि ठीक है हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लेंगे, लेकिन आपको जितने भी हमारे कैदियों को आपने जेल में डाल रखा है उन्हें भी छोड़ना पड़ेगा। और उन कैदियों में से थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। लोग बोलते ना कि महात्मा गांधी ने कुछ नहीं करा उनको बचाने के लिए, तो उनको अपनी हिस्ट्री क्लियर करनी चाहिए थोड़ी सी, तब उनको पता लगेगा क्या किया था क्या नहीं किया था। तो इरविन ने बोला हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, तो महात्मा गांधी ने बोला हम भी क्या है सिविल डिसोबीडियंस को कॉल ऑफ नहीं करेंगे। महात्मा गांधी और इरविन का ये पैक्ट क्या हो गया? फेल हो गया। और महात्मा गांधी वापस से इंडिया आए और उन्होंने क्या किया? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कंटिन्यू करा। ठीक है भाई, क्योंकि अगर हम उस समय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस ले लेते तो हम वापस से पीछे चले जाते, आज़ादी के जितना हम पास आते जा रहे थे वापस से उतना पीछे चले जाते। और बाकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर तीनों में B.R. अम्बेडकर ने हिस्सा लिया था। अब मैं यहाँ पे आपको एक मैप लेके आया हूँ, ये मैप बता दूँ आपको मैं। देखो ये मैप ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से मैप आएगा ही आएगा। क्या क्या पूछता है कि चंपारण मूवमेंट जो किया था वो कहाँ पर है? बिहार में, वो मेंशन करो, 17 में किया था। ठीक है ना, चंपारण।
बिहार के अंदर है अपना यहाँ पे, ठीक है, बिहार के अंदर है। खेड़ा गुजरात में मेंशन करो, ये रहा खेड़ा, ठीक है। अहमदाबाद मेंशन करो। अमृतसर पंजाब, जलियांवाला बाग को मेंशन करो, ये रहा अमृतसर पंजाब, ठीक है ना, इसको मेंशन करो। दांडी गुजरात को मेंशन करो, यहाँ पे दांडी, कहाँ चला गया, गलत चला गया बच्चों ये थोड़ा, ठीक है ना, यहाँ से पूरा यहाँ पे आएगा, ठीक है। चौरी चौरा यूपी के अंदर क्या करो, मार्क करो, यूपी के अंदर चौरी चौरा मार्क करो, यहाँ पे मार्क करना है इसको। और साथ साथ दो और याद रखना बच्चों, 1920 का कांग्रेस सेशन, ध्यान रखना 1920 में 2 सेशन हुए थे कांग्रेस का। एक सेशन हुआ था सितंबर में, जो हुआ था कोलकाता में, कोलकाता में, और दूसरा हुआ था 1920 दिसंबर में, 1920 दिसंबर में हुआ था, ठीक है ना। ये हुआ था नागपुर में, ये किस में हुआ था, नागपुर में। ये भी पूछता है मैप के अंदर मार्क करने के लिए। एक 1927 का हुआ था मद्रास में, जो चेन्नई है आज के टाइम में। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये मैप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर मैप में कुछ नहीं आएगा, मैं कह रहा हूँ ये बात। इस मैप का आप स्क्रीनशॉट ले लेना और समझ लेना, ये मैप के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एक बार स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है भाइयों। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं, मोस्टली चीज़ें मैंने कराई थी, मोस्टली क्या पूरा चैप्टर ही खींच दिया मैंने, ठीक है। और ये बात हमारे को पता ही है कि 1947 में हम आज़ाद हुए थे, 1947 में हम आज़ाद हुए थे, ठीक है। इसकी तरह ना एक चीज़ और बता दूँ आपको मैं थोड़ा सा, एक ना क्रिप्स मिशन आया था इंडिया में, क्रिप्स मिशन, ठीक है भाई। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, जब इंडिया में स्टार्ट हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडिया में स्टार्ट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। और इसमें महात्मा गांधी ने नारा दिया था डू और डाई, करो या मरो, क्योंकि ये बहुत बड़ा मूवमेंट था, जो लास्ट मूवमेंट था हमारी आज़ादी का। क्रिप्स मिशन क्या था, क्रिप्स मिशन इंडिया में आया था और इसने डिमांड की थी कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, एक काम करो आप हमारे साथ ना अपने सैनिकों को मिला दो, वही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाली बात। आज़ादी मतलब हम जीत जाएंगे तो मैं आज़ादी दे देंगे, लेकिन इस बार इंडियन लीडर्स ने बोला लिख के दे दो भाई, पहले आज़ादी दे दो और सैनिकों का इस्तेमाल कर लो। उन्होंने लिख के नहीं दिया, हमने अपने सैनिकों को भेजा नहीं, ठीक है। तो ये सब हुआ था इसके अंदर। और क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, ठीक है ना। इसको अगस्त आंदोलन भी बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना, इसको अगस्त मूवमेंट भी बोलते हैं, मेरी बात अच्छे से याद रखना, अगस्त मूवमेंट, ठीक है भाई, क्लियर है, अगस्त मूवमेंट। देखो ये चैप्टर था हमारा, मैंने 1 शॉट में कराया है आपको, और 1 शॉट में कराया है, आप इन सबको पूरे तरीके से ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर किसी को पीडीएफ की जरूरत पड़े ना, ये सेम पीडीएफ, मैं सेम पीडीएफ आपको दे दूंगा, अगर आप हमारे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ साथ अगर कोई दिक्कत है तो उस कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और जो मैंने इसके अंदर पढ़ाया है वो एग्जाम के अंदर आने वाली चीज़ें थी, इसलिए मैंने इसको 1 शॉट में कराया है, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर है, मैंने 1 शॉट में कराया तो कुछ सोच के चीज़ों को इसके अंदर ऐड किया होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 10th क्लास की मैंने इकोनॉमिक्स की मनी एंड क्रेडिट की वीडियो डाली थी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप उसको वहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगर आप कोई पर्टिकुलर चाहते हैं कि लेके आओ, तो उसका भी कमेंट कर सकते हैं कि वो टॉपिक कराना है, तो उसका कमेंट कर दीजिएगा, वह वो टॉपिक लेके आऊँगा। अदरवाइज वीडियोज़ तो आती रहेंगी आपके बोर्ड एग्जाम तक, आपके बोर्ड एग्जाम तक ऐसे ही वीडियो आती रहेगी, बस आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।